Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Alternating Current. हालांकि आप देख रहे हो कि सामने अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा है, लेकिन देखो एमसीक्यू जो बनते हैं, न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से ही बनते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थियोरेटिकल सवाल बनते हैं जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड रहते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम, किसका यूज कहां है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थियरी लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पॉइंट पोर्शन, बाकी उसमें और कुछ है नहीं। और एक और पॉइंट जो मैंने यहां पर बताया है, इस ईबीसी वाला जो पॉइंट मैंने बताया है, डायरेक्शन वाला और मैग्नीट्यूड वाला, बस खत्म, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। अब यहां पर स्टार्ट कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट के सवालों से। द पीक वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सोर्स, एक क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपको मैं कुछ चीजें समझा सकूं। ध्यान रखना, हालांकि मैं बता चुका हूं कि जब कभी भी ये लिखा है ना कि 220 वोल्ट एसी सोर्स या जो भी नंबर है, ये बेसिकली आपकी आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखना है। फिर से रिकॉलिंग कर रही है आपकी कि यहां पे जो भी नंबर लिखा है और उसके सामने एसी सोर्स ऐसे लिख दिया है, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है हमेशा। और हम जानते हैं वीआरएमएस जो होता है वो वीएम डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो इस सवाल में पीक वोल्टेज पूछा है, मतलब वीएम पूछा है, तो वीएम आएगा √2 टाइम्स वीआरएमएस। तो यहां हम करेंगे 1.4 इंटू 220। अब देखो लगभग यदि मैं बात करूं तो ये 0.4 मतलब आधा मान लो, 220 का आधा 110, 110 और 220 310, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 310 वोल्ट यहां पर आंसर नजर आएगा। अगला सवाल देखते हैं यहां पर, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन बाय वी नॉट साइन ओमेगा टी हैज पीक वैल्यू 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। यहां पर ध्यान देना इन सवालों में बेटा, बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी लिख के वो ओमेगा की वैल्यू भी देते हैं, ध्यान से सुनना, यूनिट का खेल है पूरा। यदि यूनिट में हर्ट्ज लिखा है मतलब वो एफ है, और यदि रेडियन पर सेकंड लिखा है तो वो ओमेगा है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। क्या बोला मैंने? हर्ट्ज लिखा है तो मतलब वो एफ है, और रेडियन पर सेकंड लिखा है तो वो ओमेगा है। यहां पर वो हमेशा फ्रीक्वेंसी वर्ड का ही यूज करेगा। आप में से कई लोग नाराज हो सकते हैं कि सर ओमेगा मतलब तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए ना। नहीं कहेगा वो भाई, नहीं कहेगा। यूनिट से आपको खुद से दिमाग लगाना है। सवाल में पूछा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो भैया देखो v बराबर वी नॉट कितना है 10 साइन, और यहां पर ओमेगा की जगह क्या रख दूं बताओ मैं? 2 पाई एफ इंटू स्मॉल टी की वैल्यू है 1/600 बराबर। चलो सॉल्व करेंगे, v बराबर आएगा 10 साइन, यहां ध्यान दो क्या कटेगा, 50 to 100 से 2 जीरो, सो योर इट इज π/6। और साइन π/6 कितना आएगा बेटा? साइन π/6 साइन 30 1/2 मीन्स योर आंसर इज 5 वोल्ट। इट इज इंस्टेंटेनियस, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सवाल खत्म। ये बड़े ही छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सवाल होते हैं, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर 50 हर्ट्ज देके इसको 1/600 लगलवा के एकदम परफेक्ट वे में सॉल्व करवाया गया है। हो सकता है वो यहां पर कुछ और डेटा डाल दे जहां पे आप कंफ्यूज होके बैठे रहो। जैसे मान के चलो यदि मैं यहां पे 400 लिख देता, 400 में तो थोड़ा दिक्कत होती, 200 लिख देता, तो 200 लिख देता तो 2 इंटू पाई इंटू 50/200, तो कितना हो जाता? π/2 होता। और जिन्होंने ओमेगा को 50 समझा होता वो 50 इंटू 50/200 मान के चलते, तो उनका π/4 आ जाता। तो ये फर्क पड़ सकता था। ठीक है सर, ये क्या किया पता नहीं चला, छोड़ो, दिमाग मत लगाओ, आप इसी पे फोकस करो जो दिया है। ठीक है, श्योर, आगे बढ़ो। The average EMF during positive half cycle of an AC supply of peak value E0 is given by, कितना होता है भाई? 2Vm/π, V एवरेज, याद है कुछ कुछ? सीधा रिजल्ट है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, ये रिजल्ट याद रखना है।
साइनोसॉइडल के केस में। हां, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ग्राफ देके नया सवाल ना पूछे तब तक एक अलग बात है, अदरवाइज 2Vm अपॉन पाई मतलब 2E0 अपॉन पाई विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल देखो, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस, देन द आरएमएस करंट। अब यहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस केस में IRMS कितना दिया जाता है, अंडर द रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 दिया जाता है। सो यहां पर कहां दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये सारे फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं, आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। इस पे बहुत डिफिकल्ट यदि सवाल उसको बनाना है तो वो बनाएगा V बराबर VM साइन ओमेगा टी देगा, और I बराबर देगा I1 साइन ओमेगा टी प्लस का I2 कॉस ओमेगा टी टाइप में कोई सवाल दे देगा, और फिर आपसे Z पूछ सकता है, तो V बाई I यहां पर लगा के आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन ये Z आएगा VRMS अपॉन IRMS, तो इसको ध्यान रखना। ये मैक्सिमम डिफिकल्ट कैटेगरी का सवाल यहां पर बन सकता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट कंसीडर हो जाएगा सवाल। वैल्यू दी रही होगी, जैसे कैसे, V बराबर मैंने दे दिया tan साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन मान के चलो यहां पर मैंने दे रखी है, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन दे दिया V बराबर tan साइन ओमेगा टी दिया है, और I ऑफ t बराबर दिया है 3 साइन ओमेगा टी प्लस का 4 कॉस ओमेगा टी, और सवाल पूछा है फाइंड Z। आधे लोगों के तो प्राण पक्षी उड़ जाएंगे यहां पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये करंट की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से IRMS कैसे निकालना है, यहां निकालना है IRMS बराबर अंडर द रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं हर सवाल के साथ में, जरूरी है, आपको काम आएंगी, हेल्पफुल रहने वाली हैं। हां भाई, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर 200 रूट 2 साइन टी, where V is in volt and T is in second, connected to a series combination of 1 microfarad capacitor and 10 kilo ohm resistor through an AC ammeter, the reading of the ammeter will be। बेसिकली सवाल में देखो, AC एमीटर की जो रीडिंग है, इसका मतलब वो आपसे IRMS पूछ रहा है, क्लियर। चलो, तो सवाल यदि मैं बनाना चाहता हूं तो मैं एक सर्किट बना लेता हूं, कुछ प्यारा सा ऐसा सर्किट बन जाएगा इसका, यस और नो। ये सीरीज RC सर्किट होगा जहां पर ये 10 किलो ओम है, और कैपेसिटर है बेटा 1 माइक्रोफैरड, और ये इक्वेशन दे रखी है 200 रूट 2 साइन 100 टी, ठीक है। यहां से क्या करूं बताओ, सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दो। तो डेटा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करता हूं, तो मुझे Vm बराबर मिलेगा 200 रूट 2, सो VRMS बराबर मिलेगा कितना, 200 वोल्ट, सही है क्या भाई। इसमें रूट 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपको ओमेगा बराबर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, यस और नो, रेडियन पर सेकेंड। डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं मैं। फिर आपको R दिया गया है 10 किलो ओम, और C दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। सो यहां से मुझे बताओ XC निकाला जा सकता है 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब 1 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ओमेगा की जगह 100 और इसकी जगह, तो ये आएगा बेटा 10 टू द पावर 4, यस और नो। यहां से हम क्या निकालें, IRMS निकालना है, और IRMS कितना आएगा बेटा, VRMS अपॉन Z आएगा क्या, बिल्कुल। तो पहले Z निकालेंगे, Z बराबर अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर, तो 10 किलो ओम मतलब 10 टू द पावर 4, कैसे आया बेटा, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो Z बराबर आएगा रूट 2 टाइम्स 10 टू द पावर 4, ये आ गया Z। अब आपको क्या चाहिए बेटा जी, आपको चाहिए IRMS, तो ये कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 4। मैं यहां पर एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रूट 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये बचेगा रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -2,
क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है। अब क्या करें? नहीं दिख रहा ना, तो अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। क्या है हमारे पास में? देखो, हमारे पास में है √2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। यस और नो? है क्या? बिल्कुल। सोचो, यदि मैं इसे लिखूं 10√2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो कोई परेशानी है क्या? मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर में 10 का डिवाइड भी हो रहा है। देखो, एक पावर से कट के -2 वहीं आएगा। तो क्या मैं इसे 10√2 मिली एम्पियर ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। A resistor R and a capacitor C connected in series across a source of RMS voltage 5 volt. If the RMS voltage across C is 3 volt, then across R कितना आएगा? ध्यान देखना, ये R है, ये C है, और यहां पर एक आपकी सप्लाई है। तो यहां पर ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये पूछा है। ठीक है, एक्स्ट्रा बुद्धि का प्रयोग ना करें कि कई लोग बोलेंगे सर V बराबर आएगा VR प्लस का VC, तो 5 बराबर VR प्लस का 3, तो VR बराबर 2। जैसे ही ये आपने किया ना, वैसे ही पड़ेगा एक क्या? प्रसाद। कहां? गाल पे। क्यों? ये गलत है, ये वेक्टोरियली होता है, ऐसे नहीं होता है। फिर क्या होता है? याद करो, क्या बताया गया है? V बराबर अंडर द रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जो नहीं है उसको हटा दो, बस काम खत्म। तो ये दिया गया है 5, ये निकालना है, प्लस VL है नहीं तो VC है 3 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर कर दो, 25 बराबर आएगा VR स्क्वायर प्लस 9। सो VR का स्क्वायर आएगा 16, तो बेटा जी VR आएगा कितना? 4 वोल्ट। ठीक है, अच्छा VR, VL और VC समझ में आता है ना? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, चलो। सो 4 वोल्ट कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस स्टेप को नहीं करना है, ध्यान रखें, ये वेक्टोरियली होता है। एक्चुअली में ये स्टेप होता है V सप्लाई बराबर VR वेक्टर प्लस J, या VR ऐसे ही रहने दो, इसको वेक्टोरियली कहां लिख रहे हो? प्लस का J VL माइनस VC, ये होता है एक्चुअली ये। ठीक है, आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर की चीज है ये, तो इसलिए आपको यही सिखाया गया है, वो नहीं बताया गया है, क्योंकि ये बताएंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा इसी को देखो, इसी को ध्यान रखो। इज इट क्लियर टू यू? यस। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। सवाल देखो बड़े ही प्यारा सा है। एन अल्टरनेटिंग EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड एन इंडक्टेंस L if the potential drop across resistance is 200 volt and that is across 150 volt, applied voltage कितना होगा? देखो अभी मैंने बताया था V बराबर अंडर द रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस का VL माइनस VC का स्क्वायर, लेकिन C नहीं है, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया बताओ इसका आंसर कितना निकालोगे यहां पर आप लोग? या तो देखो डेटा याद हो या नहीं हो, लेकिन हम कर तो सकते हैं इस सवाल को। 20 का स्क्वायर, अच्छा 350 तो नहीं आएगा, कम आएगा। 15 15 225, 400 625। अरे सीधा हो गया, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं क्या हो गया। देखो 200 का स्क्वायर, 2 का 4, 2 जीरो के पीछे 2 जीरो बढ़ गई, 15 का करोगे 225 और 2 जीरो वो बढ़ गई। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 625 के पीछे 2 जीरो। सही है क्या? अब 625 का यदि रूट लेते हो आप तो कितना आएगा? 25 और 1 जीरो ये है, तो 250। तो 250 मतलब 250 वोल्ट। सवाल में अब ध्यान से देखना, सवाल में उसने क्या लिखा है? अप्लाइड वोल्टेज लिखा है, तो यही आंसर करेक्ट है। लेकिन मान के चलो उसने बोला होता कि VM या पीक वोल्टेज कितना आएगा, तो फिर आप क्या करते बताओ बेटा?
तो आप लिखते Vm बराबर √2 टाइम्स VRMS, यस और नो? सो योर आंसर वुड बी 250 √2। ये कब होता? यदि सवाल में पीक पूछा होता। उसने सवाल में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, लैंग्वेज पे ध्यान दो, अप्लाइड वोल्टेज पूछा है, मतलब वो आरएमएस ही पूछ रहा है। अप्लाइड पूछा है मतलब वो आरएमएस ही पूछ रहा है। नीट 2021 के पेपर में उन्होंने एक ऐसा ही बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। आपको मैं बता दूं कि पेपर पहले इंग्लिश में बनता है, पेपर पहले इंग्लिश में बनता है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग चैप्टर का यदि कोई सवाल हो तो उसमें ध्यान से देख लेना कि उसने पीक पूछा है या सप्लाई पूछा है या आरएमएस पूछा है, या ये वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो और ऐसी गलती वो फिर से कर दें, क्योंकि वो तो गूगल ट्रांसलेट करके दे देता है, वो दे देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो यही कहते हैं कि यदि कोई ट्रांसलेशन में क्या पाई जाती है, असामंजस्य की स्थिति, हालांकि उसको एक वर्ड होता है प्यारा सा बड़ा लंबा सा, एक्सक्यूज है वो एक तरह का, तो असंगति या असंगति पाई जाती है तो इंग्लिश भाषा के पेपर को सही माना जाएगा, ऐसा होता है। हां, यदि इंग्लिश का ही गलत हो गया तो फिर एक बात अलग है, उस केस में कुछ नहीं कहेंगे, उस केस में कहेंगे भैया ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं हम लोग। एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 1/π Henry is connected in series with 300 ohm resistor. If a 20 volt 200 hertz AC source is connected across the combination, the phase difference between the voltage and the current is. बताओ भैया कैसे करेंगे? क्या दिया है? RL सर्किट दिया है, क्लियर दिख रहा है, R और L, और यहां पर आपको दिया गया है सप्लाई। सप्लाई में क्या लिखा है? ये है आपका 20 वोल्ट और ये है 200 हर्ट्ज। ओके, रेजिस्टेंस दिया गया है 300 ओम और इंडक्टर दिया गया है 1/π हेनरी। ध्यान रखना, क्या पूछा गया है? फेज डिफरेंस। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो फेज डिफरेंस आता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, जो नहीं है उसको हटा दो, तो भैया tan इनवर्स XL अपॉन R, तो फाई बराबर आएगा tan इनवर्स XL मतलब क्या? 2πfL अपॉन R। चलो आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200, और L की वैल्यू है 1/π अपॉन ये आएगा 300। सॉल्व करो, काटा पीटी करो, जल्दी से काटो। पाई ने मारा पाई को, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बच गया बेटा? ये बच रहा है tan इनवर्स 4/3, यस और नो? तो tan इनवर्स 4/3 कहां दिख रहा है? ये यहां पर दिख रहा है। बुक वाले बड़े अच्छे होते हैं, वो ऐसा सीधा सीधा ऑप्शन दे देते हैं। अब मुझसे पूछो मैं क्या करूंगा? पाई बराबर है tan इनवर्स 4/3। मैं ऑप्शन, यदि मैं होता पेपर बनाने के लिए तो मैं ऑप्शन दे रहा होता फाई बराबर साइन इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 3/5। ये दोनों आंसर भी सही है, ठीक है। कॉट इनवर्स 3/4। मेरे ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं। ये कहां से आ गए बे? देखो इसको, देखो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? tan फाई बराबर 4/3। फिर मैं ट्राइंगल बना लूं, मैं इसे फाई मान लूं, तो ये 4 और ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा क्या? यहां से देखना बेटा, साइन फाई क्या आएगा? 4/5, और कॉस फाई क्या आएगा? 3/5। आ गए क्या? आ गए कि नहीं आए? अरे आ रहा है ना? बस तो यही चाहिए, सजग रहे, सतर्क रहे,
और अपने नंबर्स को कटने से बचाए रखें। ठीक है, चलो आंसर कहां है? 10 इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर डी है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल आ जाओ। क्या कह रहा है? एन इंडक्टिव कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम when a AC signal of frequency 100 hertz is applied to the coil, the voltage leads the current by 45 degree, the inductance of the coil is। सवाल ही समझ में नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कॉइल के बारे में बात करी जाती है तो कॉइल का पूरा डायग्राम ये होता है। ठीक है, आर और एल ये मिला के एक कॉइल बनाते हैं, ध्यान रखें। ये आइडियल सिचुएशन ऐसी होती है। तो बेसिकली आपके पास में कुछ नहीं है, ये और ये एक डायग्राम है, इसमें ये सप्लाई वोल्टेज है। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 ओम, 100 हर्ट्ज, सॉरी 100 ओम। एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1000 हर्ट्ज। ओके, फेज डिफरेंस दे रखा है 45 डिग्री का, और एल यहां पर पूछा है। क्या करें? फेज डिफरेंस का सवाल है, तो अभी मैंने आपको सिखाया फाई बराबर आएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो tan फाई बराबर XL अपॉन R, तो tan 45 डिग्री बराबर XL अपॉन R। सो XL बराबर R। ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखो, R तो आपको दिया गया है 100 ओम बराबर XL को लिखोगे 2 पाई और फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज इंटू L। सो आपके पास में L बराबर बताओ कितना आएगा? बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो L बराबर आएगा 1/20 पाई हेनरी। है क्या कहीं ऑप्शन में? 1/20 पाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सवाल खत्म अपना। बहुत बड़ी डील है क्या इसमें? नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी वाला कोई सबब यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, a current of 1 ampere flows through it, and when a 100 volt AC of 50 hertz is applied across the same coil, only 0.5 ampere current flows, the resistance and inductance of the coil is। अब ये सवाल अच्छा सवाल में कंसीडर करना होगा। क्या हो रहा है इस सवाल में? देखो, चलो देख के बताओ क्या है। देखो, हमारे पास में एक है रजिस्टर और एक है इंडक्टर। अरे यार, चलो ठीक है। अब आपने क्या किया है कि जब आपने डीसी अप्लाई किया है, किसके अक्रॉस? रजिस्टर और इंडक्टर की कॉइल है। तो जब डीसी अप्लाई करते हैं तो कॉइल इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? एक नॉर्मल प्लेन वायर की तरह। तो मुझे बताओ, इस समय 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आएगा? 100 ओम आएगा क्या? तो 100 ओम के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ये और ये तो गलत हो गया, अब ये आ जाएगा। लेकिन जब आप एसी फ्लो करोगे तो अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो गई 100 ओम है या नहीं? बिल्कुल। इस समय आपको करंट भी मालूम है, कितना है? 0.5 एम्पियर, मतलब IRMS भी आपको पता है 0.5 है। और क्या दिया है? इसका वोल्टेज VRMS आपको दिया गया है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहां से आपको Z बता सकता हूं? Z कितना आएगा? VRMS अपॉन IRMS, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 0.5, तो Z बराबर आएगा 0.0200, तो ये आएगा 200 ओम। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 200 ओम। अब एक बात बताओ, Z बराबर तो आएगा √RA² प्लस XL का स्क्वायर। तो भैया ये 200 बराबर आएगा 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यस और नो? तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ये आएगा 2 के बाद में 4, 2 0 2 0 बराबर 1 2 1 2 प्लस XL का स्क्वायर।
तो एक्सएल स्क्वायर बराबर आएगा 3 के पीछे 1 2 3 4 0, तो एक्सएल बराबर आएगा 100√3 ओम। सवाल में एक्सएल पूछा है क्या? नहीं भैया, सवाल में एक्सएल तो पूछा ही नहीं है, सवाल में एल पूछा है। तो एल कैसे निकालोगे बताओ? बताओ भाई क्या करें? एक्सएल की जगह लिख दो 2πfl बराबर है 100√3। तो यहां देखो 2πf 50 और L बराबर 100√3, तो आपको L बराबर आएगा कितना आएगा बेटा? देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, ये आ रहा है √3/π। ये तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, कहां रह गया भाई? कुछ छोड़ के आए क्या हम? किस गली जा रहे हैं, कुछ छूटा है क्या हमारा जो हमने नहीं है पहचाना। Z बराबर 200 सही है, ये किया हमने सही है। XL की जगह 2πfl लिखा है, ये भी सही है। 100√3 ये भी सही है। अच्छा एक काम करके देखूं क्या? सुनो, पता नहीं, XL की जगह जी मैं लिखता हूं 2πfl और फिर पूरे का स्क्वायर लेता हूं, तो ये आएगा, ऐसे ही आएगा क्या? ओके, जस्ट ट्रायल के लिए कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 50 ही थी ना? हाँ 50 है, तो 50 गुणा 50 गुणा L स्क्वायर बराबर 3 के पीछे 1 2 3 4 0। वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि देखो पाई स्क्वायर का मतलब 10, 0 0, तो 3 0 तो मैंने यहां काट दी, कौन सा फर्क पड़ रहा है यहां से? 5 25, 25 चौका 100, तो L स्क्वायर बराबर आ रहा है 30/100। ओके, तो L बराबर √30/10। कुछ मैच कर रहा है क्या? मैच करते करते हल्का सा दिख गया, देखो क्या हो गया। इसको मैं ऐसे क्यों करूं, एक जीरो से एक जीरो काट लो, है ना? तो L स्क्वायर बराबर आ रहा है 0.3, तो L बराबर √0.3। ठीक है, तो आंसर मैचिंग बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यहां से सॉल्व क्यों नहीं हुआ, यहां पे जाके क्या गलती हुई? गलती कुछ नहीं है, उन्होंने सवाल में एक हिंट दे रखी है, पता क्या, कि टेक पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, लेकिन जब मैंने ऐसे किया यहां पर, तो यहां पर पाई का प्रयोग नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, इसके कारण आंसर नहीं मैच कर पाया। ये भी आंसर सही है, ऐसा नहीं कि ये है नहीं सही, बट क्या है कि ऐसा ऑप्शन उन्होंने वहां पर नहीं दिया है, इसके कारण परेशानी हो रही है। अब देखो पाई का मतलब 3 तो है लगभग लगभग, तो अब इसको यदि मैं करूंगा सॉल्व तो वो आएगा वहीं पे, जाएगी गाड़ी वहीं पे। लेकिन क्या है कि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप इस वे से आओ, एग्जामिनर चाहता है कि आप इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, सो जस्ट आई हैव ट्राइड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाई स्क्वायर का यूज करवाना चाहता है आपको, तभी वो डेटा ऐसा लाएगा और इसी के बेसिस पर ऑप्शन सेट किए गए हैं। आपको बता दूं, यदि एग्जामिनर ने इसे नहीं सोचा होता ना, तो वो ऑप्शन में यही देता √3/π, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप ये पाई स्क्वायर को 10 लो और फिर सॉल्व करो, तभी ये ऑप्शन मैच कर पाओगे, नहीं तो फिर लगे रहो। अब देखो एक बात बताऊं, अब आप सोचो यहां से आपने ऐसे किया, अब ये आधे घंटे तक भी आप परेशान हो जाओगे ना, 1 घंटे भी लगे रहोगे तो ये आंसर ही नहीं आएगा, इससे आपका मैच नहीं करेगा। फिर आप सोचोगे गलती कहां हो रही, गलती कहीं नहीं हो रही है, सही है, गलती कहीं नहीं हो रही है, सही है, ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप पाई स्क्वायर का प्रयोग करें। तो एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि क्या होने पर कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है? व्हेन AC सोर्स ऑफ EMF
E बराबर E नॉट 100 E नॉट साइन 100t is connected across the circuit. The phase difference between the EMF E and the current I in the circuit is observed to be pi by 4. If the circuit consists possibly only RC or LC in series, find the relationship between the two. अब एक बात बताओ, सवाल में उसने क्लियरली बोला है, क्या बोला है बेटा, कि या तो आरसी होना चाहिए या एलसी होना चाहिए। तो एलसी में तो ऑसिलेशन सर्किट की तरफ जाता है, तो एल और सी का तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये खत्म और ये खत्म। अरे क्लियर है ना। अब आपका फेज डिफरेंस पाई बाई 4 दे रखा है, तो फाई बराबर आएगा tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल है ही नहीं, कॉमन सेंस भी लगाना होता है कई बार एग्जाम में। चलो, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर एक्स सी अपॉन आर, तो एक्स सी शुड बी इक्वल टू आर, यही वैल्यू है। अब यहां से आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा, एक एक मतलब दो ही ऑप्शन चेक करने हैं। चलो भैया, कितना आएगा, एक्स सी की जगह आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर आर। सो मैं ये कह दूं 1 अपॉन ओमेगा बराबर आर सी। ठीक है, अब देखो ओमेगा कितना है आपके पास में, 100 है, तो अब आर इंटू सी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ और चेक करते चले जाओ। पहले सवाल में ये है, आर बराबर 1 किलो ओम और सी बराबर है 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, यही है ना, है क्या, सॉरी 10 है, सॉरी 10 है। तो आर इंटू सी करते हैं, तो यह आएगा 1 किलो मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, तो यह आएगा 10 टू द पावर माइनस 10 मतलब 1/100। तो पहले ही ऑप्शन से सवाल मैच कर गया, मतलब आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भैया आरसी है या एलसी है, तो आपको यही करना है। हाँ, यदि वो आरएल और आरसी बोलता तो उस स्थिति में आपके पास में क्या हो जाता बताओ, तब आप आर अपॉन एल कर रहे होते, तो आपको चेक करना पड़ता। फिर से चेक करते, क्या दिक्कत है। ठीक है, श्योर हो गए, कर सकते हैं सवालों को, आगे बढ़ते हैं। A resistor, an inductor and a capacitor are connected in series to an AC source. AC voltmeter measures the voltage across them 80, 30 और 90। तो सप्लाई वोल्टेज क्या आएगा, तो सवाल में देखना, पहले रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है, तो सप्लाई वोल्टेज आएगा V बराबर अंडर द रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। VR मतलब पहला मतलब 80 का स्क्वायर प्लस VL दूसरा तो 30 माइनस VC तीसरा 90 का स्क्वायर। सो ये आएगा 80 का स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा, टोटल 64 और 6 36, तो कितना आएगा बताओ भाई। अरे ये हो गया 6400, ये हो गया 3600, पूरे का रूट सॉल्व करोगे आंसर आएगा 100 वोल्ट। खत्म, ऑप्शन नंबर ए। फिर से सवाल में मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा, सवाल में क्लियरली लिखा है आरएमएस वैल्यू, हो सकता है वो पीक वैल्यू पूछ ले तो आप आरएमएस से पीक निकाल सकते हैं। यहां से जो निकाली जाती है वो हमेशा आरएमएस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इस सवाल में। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है। In an LCR series circuit, the capacitance is changed from C to 4C. For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L to what? देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। अब उसने क्या बोला है कि F डैश बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L डैश C डैश, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हमसे कि भैया F बराबर F डैश है। वही तो बोला है कि सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो क्या हो, एलसीआर सीरीज सर्किट में कैपेसिटर को C से 4C कर दिया, तो वो बोल रहा है कि सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाने के लिए F बराबर F डैश लाने के लिए कि L को क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC बराबर
1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ L डैश, और C डैश की जगह क्या आएगा बेटा 4C। काटा पीटी करो, 2 पाई ने मारा 2 पाई को, रूट से गया रूट, C से गया C। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो आपको मिलेगा L बराबर 4L डैश, तो L डैश कितना आएगा L/4, मतलब आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ, यहां थोड़ा सोचना पड़ सकता था यदि एक आधा ऑप्शन में 4L लिखा होता तो, लेकिन यहां कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, L डैश आपको निकालना है। तो L डैश कितना आएगा L/4 आएगा। क्लियर कट सवाल आपको ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है ये वाला सवाल देखो यहां पर और आंसर निकालो जरा। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर्स V1 V2 V1 एंड द एमीटर AR। अब एक बात बताओ यहां पे क्या हो रहा है, सवाल को ध्यान से सुनना। एक्चुअली पहले तो मुझे सर्किट को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तब शायद आप देख पाओ। हाँ, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा कर दिया ताकि वो चमकेगा नहीं। ठीक है ना, सही दिख रहा है। देखो V1 V2 V3 एक्चुअली क्या है यहां पर ये ऐसे ये कनेक्शन है, ये दिखाया नहीं है, लेकिन वो कॉमन सेंस भी होता है कई बार, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, मतलब ये क्या है रेजोनेंट सर्किट है। ये क्या है बेटा रेजोनेंट सर्किट है। और जब ये रेजोनेंट सर्किट है मतलब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप वही आएगा जो सप्लाई वोल्टेज है, तो 220 वाला आंसर आएगा, ये दोनों गलत। और जो करंट आएगा वो V/R आएगा जो कि 220/100, मतलब 2.2 एम्पियर वाला, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही प्यारा सवाल, ये छोटा सा सवाल होता है। बहुत बार मैंने आपको ड्यूरिंग द थियरी लेक्चर में बताया होगा कि ऐसे वो फंसाता है, बड़े ही प्यार से आपको ऐसे चूरन दे देता है और आप वो चूरन को खा के बोलते हो बड़ा मजा आया, है ना। तो गलती नहीं करनी है, श्योर है ना, पक्का। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम, मतलब ये दिया गया है XL बराबर 31 ओम, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। एक कॉइल जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, इसको सीरीज में रखा है, इसके साथ में एक कंडेंसर मतलब जिसके अंदर में उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 ओम है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने 110 वोल्ट के सोर्स से लगाया है। तो पावर फैक्टर आपको बताना है, कैसे करूं, तो पावर फैक्टर के फॉर्मूले रिकॉल करो। पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई R/Z। काम चल जाएगा क्या मेरा इससे? चलो निकाल के देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले Z निकालना पड़ेगा। तो Z कितना आएगा बताओ, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तो योर Z विल बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब 10 ओम। तो मुझे बताओ R है 8, Z है 10, आंसर इज 0.8 एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको पावर फैक्टर का याद हो फॉर्मूला, ये जल्दी हो जाएगा। लॉन्ग वे में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे हम फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, फिर फाई बराबर आएगा tan इनवर्स 31 माइनस 25/8, मतलब फाई बराबर आएगा tan इनवर्स 6/8, मतलब फाई बराबर आएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब आपका पावर फैक्टर जो है वो तो cos फाई है, तो फिर यहां से आप क्या करोगे,
यहां से एक ट्राइंगल बनाओगे, इसे फाई मानोगे तो tan फाई बराबर 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर एडजासेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 0.8। ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं। और मेन बात पता है क्या, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप सवाल पढ़ रहे हो तब आपको कौन सा पॉइंट अचानक से याद आता है। हो सकता है किसी को ये वाला पॉइंट याद आ जाए, आर बाई जेड से मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, हो सकता है न याद आए और वो इससे करे, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बस क्या होता है देखो, प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं वो इंस्टेंटेनियस चीजें होती हैं, कई बार याद कर जाती हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा ही होता है बेटा, यहां पर क्या है ना, जिस इंस्टेंट पे आपको चीजें क्लिक कर गई वही इंस्टेंट आपको दूसरे से आगे निकालता है। एग्जाम के देखो पूरे साल भर सब लोग मेहनत करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई साल भर बैठ के कोई कंचे खेलने थोड़ी बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा कर रहे हो क्या सब लोग? नहीं ना। तो फिर कहानी क्या है? कहानी यही है कि जब आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वो जो एग्जाम के 3 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट जो भी हैं, एग्जाम के जो मेन 3 घंटे हैं वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अब चूंकि नीट 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो 3 घंटे 20 मिनट का समय यदि दिया गया है तो इस बार कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि जिनकी स्पीड कम है उन लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा कॉम्पीट करने के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप हमेशा 2.5 से पौने 3 घंटे की एवरेज निकालते हुए ही पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, श्योर। चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं अगले सवालों की तरफ, नहीं तो हम ऐसी बातें करते रह जाएंगे। चलो आगे आ जाओ। हाँ, सवाल देखो क्या दिया है, एक सर्किट के अंदर में ये वोल्टेज दे रखा है, ये करंट दे रखा है, पावर डेसिपेटेड। तो पावर क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। तो बताओ पावर VRMS 100/√2, IRMS 100/√2। अरे ये समझ में आया कहां से लिखा है? अरे ये VM है, ये IM है, इनटू cos फाई, फेज डिफरेंस 60। और बेटा ध्यान रखना ये मिली एम्पियर है, मतलब इनटू 10⁻⁻3। इसको खा जाओगे और सवाल गलत कर जाओगे। सोचो, मान के चलो मेरे को ये नजर नहीं आता, तो पावर बराबर √2 cos 60 मतलब 1/2 बराबर है। अरे cos 60 1/2 ना, दो दो दूना 4 काटोगे तो ये आएगा 2500 वैट आएगा क्या? लेकिन ये सवाल में आपको दिख ही नहीं रहा 2500 वैट। हॉल से देखना, यहां पे मिली एम्पियर लिखा है, मतलब इनटू 10⁻⁻3 और आएगा, तो पावर का आंसर आएगा 2.5 वैट। ठीक है, अब ये बुक वाले बड़े शरीफ होते हैं, है ना, बुक वाले बड़े शरीफ होते हैं, इसलिए ऐसा आंसर दे देते हैं कि वो आप सोचो कि अरे यार 2500 आंसर आ रहा है, कुछ छूट गया है शायद से मेरा, है ना, और कुछ नहीं है बस। सर ऐसा ही एग्जामिनर भी बना दे, कितना मजा आए। लेकिन सोचे यदि मैं होता, मतलब मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा होता खुद से, तो मैं एक ऑप्शन आपको 2500 जरूर देता। ठीक है, चल आगे आ जाओ। द पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय P बराबर ERMS IRMS cos फाई। अभी तो किया है। द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर cos फाई इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे। तो भैया रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना आएगा? पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, या जिसे हम कहते हैं R/Z। जब रेजोनेंस होगा तो एट रेजोनेंस Z बराबर R होगा, तो पावर फैक्टर आपका 1 होगा। वैसे ये आपको रटा रटाया आंसर याद होगा। कित्तू सा सवाल है, लेकिन यकीन मानिए देश में 15 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भर रहे हैं ना, 15 लाख में से कम 10-12 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये सवाल का आंसर नहीं निकलेगा। क्या आप भी उनमें से एक हैं? मैं बोल रहा हूं 12 लाख आउट ऑफ 15 लाख वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये हकीकत है देश की।
स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ भर रहे होते हैं, लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है उसको कई बार लगता है कि सर क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं बेटा, ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा जाता है एग्जाम में, इसलिए कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं। तो इसलिए एकदम अंडर एस्टिमेट होके ना बैठे कि सर कि अरे ये तो बहुत ही हलवा सा सवाल है, इसको तो मैं ऐसे चुटकी बजा ऐसे कर दूंगा ऐसे। और जब ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आए तब निराश भी ना हो कि अरे ये तो मुझसे हुआ ही नहीं, क्योंकि पेपर जो है वो मीडियोकोर लेवल का रहता है, ठीक है, बीच में रहता है, एकदम हाई फंडू भी नहीं और एकदम लोअर लेवल का भी नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, वैसे मैं करता तो नहीं हूं लेकिन ठीक है। चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द करंट आई फ्लोइंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन एन एसी सर्किट आर गिवन बाय, अच्छा यहां पे दिया गया सब कुछ, ओके। पावर डेसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट बताओ कितनी आएगी? 0। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे पता लग गया? अरे बेटा, V बराबर दिया है 5 cos ओमेगा टी, I बराबर दिया है 2 sin ओमेगा टी, है ना? तो एक बात बताओ, ये है cos थीटा, ये है sin थीटा, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और आपका पावर क्या होता है? पावर होता है VRMS, IRMS और cos फाई, और फाई कितना है यहां पर? 90 डिग्री। फाई कितना है? 90, तो cos 90 0, आंसर इज 0। अब बताओ, ये सवाल भी आसान है कि बहुत डिफिकल्ट है? सोचो जरा सा। अब ये सवाल को कुछ बच्चे 5 सेकंड में करेंगे, गोला इंक्लूड है उसमें, 5 सेकंड में इस गोले को भी भराएंगे, और कुछ बच्चे इसी सवाल को 1 मिनट में करेंगे। दैट इज द प्रैक्टिस विच डिफरेंशिएट द टॉपर्स फ्रॉम अदर्स। यही वो चीजें हैं जो एक टॉपर विद्यार्थी को बाकी विद्यार्थियों से अलग करती है। उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है सवालों की कि उसे सवाल देखते ही याद आ जाता है, अरे यहां कॉस लिखा है, यहां साइन लिखा है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 चल रहा है। वो सवाल पढ़ते ही समझता है। देखो, सवाल को 2 साइड से पढ़ा जाता है, आगे से और पीछे से, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप आगे से ही पढ़ते हुए चलिए, ठीक है? क्योंकि देखो अमूमन क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, नीचे से क्यों नीचे से क्या होता है कि लास्ट वाली लाइन में जनरली लिखा होता है कि क्या पूछा गया है, या फिर पहली लाइन में लिखा होता है। तो इसलिए मैं बोला ना, सवाल 2 साइड से पढ़ा जाता है, या तो लास्ट से या पहले से। तो जो स्टूडेंट इतने सवालों की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा यही देखते हैं पूछा क्या है पहले। वो डेटा क्या दिया वो तो बाद में देख लेंगे, पूछा क्या है, अरे पावर फैक्टर, तो यहां लिखा ना पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड मतलब उनके दिमाग में पहले पावर का फॉर्मूला चलने लग जाता है, उनके दिमाग में पहले पावर का फॉर्मूला चलने लगता है। पावर का फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? तो कौन सी पावर पड़ी है? वर्क एनर्जी पावर में एक पावर पड़ी है कि नहीं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन में पावर पड़ी है कि नहीं? फिर कहां है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें पावर पड़ी, अल्टरनेटिंग करंट में पावर पड़ी, यही पावर पड़ी है, वही सारे फॉर्मूले उनके दिमाग के सामने से आ जाएंगे और आप शक्ल देखते रहोगे, पावर, यार ये कौन से चैप्टर का सवाल हो सकता है? दैट इज द डिफरेंस विच मेक्स अ टॉपर डिफरेंट। मैं आपको ये मत समझना कि मैं आपको ताने मार रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं बेटा। अब जिसको अपने दिल पे लेना वो एक अलग बात है। अब आप बताओ, जैसे मैं बोलता हूं, सारे मूर्ख विद्यार्थी स्क्रीन की ओर देखेंगे और जो इंटेलिजेंट हैं वो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब बताओ, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप खुद सोच के बताओ। भाई मैंने पहले भी ये डायलॉग मारा होगा कभी, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मूर्ख विद्यार्थी हैं, जो अपने आप को मूर्ख समझता है, मूर्ख नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा शब्दों में मतलब जो कमजोर विद्यार्थी है, ऐसा मान ले, वो स्क्रीन की तरफ देखें और जो इंटेलिजेंट है वो सवाल को सॉल्व करे। लो भाई, अब आपने क्या डिसीजन लिया बताओ? आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो या सवाल सॉल्व कर रहे हो? ऐसे तीसरा ऑप्शन भी मैं बता सकता हूं, आप क्या कर रहे हो। रियलिटी बताओ मैं, आप क्या कर रहे हो? रियलिटी आप दांत फाड़ के हंस रहे हो बस, सब लोग जोर जोर से। यदि ये फिजिकल क्लास होती ना, सब लोग हंस रहे होते पीछे बैठ के ऐसे, क्या हो गया?
आज कौन नाइट्रस ऑक्साइड सुन के आए लगता है सर? अरे हास्य गैस है ना। चलो क्या है? एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट टू 4.4 किलो वोल्ट टू ट्रांसमिट 6.6 किलोवाट ऑफ पावर द करंट रेटिंग ऑफ सेकेंडरी। तो भैया देखो इसमें क्या होता है, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर होता है अनलेस एंड अनटिल देयर आर नो लॉसेस, और पावर बराबर होता है V1 अरे V1 I1 बराबर V2 I2। चलो 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 चलो, यहां है क्या रे? अच्छा ये दो, इतना क्या करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। लो भाई, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, ट्रांसमिट 6.6 किलोवाट पावर, तो पी नॉट बराबर आप सीधा सीधा ले लो V2 I2। 6.6 किलो मतलब 10 टू द पावर 3, V2 4.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू I2। तो I2 बराबर कितना आएगा देखो जरा, 3/2 मतलब 1.5, और 1.5 बताओ आपने क्या किया, ईमानदारी से बताओ। सॉल्व किया ना? किस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे बताओ? वेदर यू आर वॉचिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन और लिसनिंग मी और लाफिंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सवाल, पावर हमेशा सेम रहती है ट्रांसफॉर्म में अनलेस एंड अनटिल लॉस ना बताया जाए, लॉस ना बताया जाए। तो आइडियली इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो देखो एक तो इधर साइड में ये फॉर्मूले चलते हैं, एक इधर साइड में ये फॉर्मूले चलते हैं, या फिर इन दोनों से इक्वेट करके सवाल सॉल्व होते हैं। ये तरीका है ट्रांसफॉर्मर के सवालों को जनरली सॉल्व करने का। क्या हुआ पता लगा आपको? करंट लगा। चलो ठीक है, लगते रहता है। इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है 1 के पीछे 3 जीरो, सेकेंडरी में है 3 के पीछे 3 जीरो रिस्पेक्टिवली। इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 80 वोल्ट मतलब वीपी दिया है 80, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी वीएस यहां पर पूछा है। चलो भैया क्या करेंगे, क्या करेंगे, एनपी अपॉन एनएस बराबर वीपी अपॉन वीएस। आपने लिख दिया 1000 अपॉन 3000 बराबर 80 डिवाइडेड बाई वीएस, तो 3 जीरो तो कट जाएंगी, तो वीएस बराबर आएगा 240 वोल्ट। अब बताओ कितने लोगों का आंसर ये 240 वोल्ट आया है, कितने लोगों का आंसर ये 240 वोल्ट आया है? ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का आंसर ये 240 वोल्ट आया है? सबका आ गया? अरे बोलो सबका आ गया? वेरी गुड। गलत है ये सर, मजाक मत करो, मैं हंस रहा हूं। अरे गलत है भाई, सच में गलत है। क्यों गलत है? सवाल फिर से पढ़ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, ये आपने क्या निकाला, टोटल निकाला है। तो बताओ भैया हर टर्न में कितना आएगा, 240 भाग 3000, 3000 है ना, किस हजार, हाँ 3000, कितना आएगा बेटा? 0.8 सही लिख रहा हूं क्या कि 0.08? एक बार और चेक कर लो भाई, ये तो दोनों ऑप्शन और दे रखे मैंने। तो देखो 240 बटे 3000, कई बार ऐसी कैलकुलेशन में मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, एक दिन में माना तो 24 बटे 300, ओके मैं मान के ही चलता हूं। ये क्या होता है मेरे को, 24 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या कर रहा है पता, बच्चों की तरह मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ऐसा फील हो रहा है ना आप लोगों को? यस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटोगे 8, तो ये आ रहा है 8 गुणा 10 की घात -2 मतलब 0.08। यस, दो ऑप्शन दिए हैं इसलिए दुर्घटना से देर भली,
दुर्घटना से देर भली। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था? कसम है तुम्हें नीट की, सही बताना ईमानदारी से, कमेंट में लिखना जरूर कि यस सर हमने यहां पर ए निकाला था और हमको वो सही लगा था, लेकिन बाद में जब आपने बताया तब हमने डी किया। लिखना कितने लोग हैं ईमानदारी से। कसम है तुम्हें नीट की, है ना? नीट पे सिलेक्शन लेना है हम लोगों को, तो हमेशा सत्य मार्ग पर चलना है, सत्य बोलते रहना है, ठीक है? अब मैं कोई सत्य मूर्ति नहीं हूं, लेकिन ठीक है चलो ओके। स्लाइड्स खत्म, मतलब क्वेश्चंस खत्म, ठीक है? कई लोग सोच रहे होंगे कि इसके क्वेश्चन नहीं करवाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, बेटा उस पर कोई बहुत खास एमसीक्यू नहीं बनते हैं, आपको वैसे भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दिस विल बी द लास्ट चैप्टर वेयर यू आर गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा स्ट्रोक। इसके बाद के आगे जो चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स के हैं, उसमें ऑप्शंस बेस सवाल रहेंगे, सारे एमसीक्यू के लेक्चर रहेंगे। उसमें क्या है, देखो ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, थोड़े से फॉर्मूले हैं वो, और वो भी केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ पोर्शन है, इसलिए उसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द लास्ट क्या बोलते हैं, क्या नाम था, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक न्यूमेरिकल का लेक्चर दिया गया था। इसके आगे फर्दर यहां से आगे आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर आएगा तो आपको लगता है उसमें 20 एमसीक्यू होंगे, क्या लगता है कितने होंगे? चलो कमेंट में लिख के बताने की कोशिश करना कि मैं एमसीक्यू में कितने लेक्चर लेने की संभावना है, क्या लगता है आपको कि मैं कितने ले लूंगा, है ना? बताना जरूर, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये क्या नाम है इस चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस वाज द लास्ट चैप्टर जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक का न्यूमेरिकल का लेक्चर लिया गया था। इसके आगे वालों में नहीं होगा। इसके आगे मॉडर्न फिजिक्स बची है बस मेरे हिस्से का जो मैं बता रहा हूं, इसके आगे रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स जावेद सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स आएगी जो मेरे हिस्से में आएगी, तो उसको मैं कवर करूंगा, ठीक है? श्योर? चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, सो तब तक के लिए